तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। राजस्थान में जो 4th ग्रेड एग्जाम हुआ है उसके हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। 19 सितंबर को जो शिफ्ट 1 का जो प्रश्न पेपर था आपका, उन्नीस सितंबर के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम धीरे धीरे नहीं करके जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे। सीधे आंसर हम लेंगे ताकि ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हो, क्योंकि पूरे 6 पेपर हैं तो सभी पेपर हल करने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की, एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिफ्ट 1 19 सितंबर, यानी पहला पेपर जो था वो यहाँ पे था। पहला क्वेश्चन था कि मई 2000, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल साहब्यास आयोजित किए गए थे? भाई, राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक जॉइंट मॉक ड्रिल की थी। उस मॉक ड्रिल को किस अभ्यास के तहत किया गया था? ऑपरेशन सेफगार्ड, ऑपरेशन शेल्टर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन रक्षक और अनुत्तरित प्रश्न। आपका आंसर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था ऑपरेशन शील्ड। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, उन सीमावर्ती एरियाज में जो है वो एक जॉइंट एक्सरसाइज किया था जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, मई 2025 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ऊपर आपको ये तारीख भी दी गई थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है मैथ्स का कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर तो करते हैं कितने में? 20, और बी प्लस सी बराबर करते हैं कितने में? 24 दिन में। तो अगर ए बी और सी मिलकर उसको कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। 3 ऑप्शन दे देते हैं भाई, ए और बी कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 24 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं 16 दिन में। आपको ये पूछा गया था कि ए और सी उस काम को मिलकर जो है वो कितने समय में करेंगे? ए और सी उस काम को कितने समय करेंगे? तो 1/20, 1/24, 1/16 करके और फिर इसको निकालना था। आंसर आपका आएगा 30। इसमें सीधा आंसर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक एक को निकालेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भाई, भारत पाकिस्तान के बीच जो अपना बॉर्डर लगता है उसकी लंबाई यहाँ पे पूछी थी 1070 किलोमीटर। कितनी है? भारत की राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की? भाई, पग फेरो के रचनाकार थे, उनका नाम पूछा था। बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, मणि मधुकर जो है उनकी ये रचना है, मणि मधुकर की पग फेरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल सही होने वाला था। जिसने भी डी किया उसका बेड़ा पार है। फिर आता है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, आपदा से रिलेटेड। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्न में से कौन सा चरण अंत में आता है? भाई, लास्ट में चरण कौन सा आता है? अंतिम चरण जो होता है, जैसे रोकथाम वगैरह सारी होने के बाद में सबसे लास्ट में रिकवरी होती है, पुनर्प्राप्ति होती है, कि जो नुकसान हुआ उसमें जितना हो सके उसको रिकवर किया जा सके। रिकवरी सबके लास्ट में होती है। हिंदी में आपको दिया था पुनर्प्राप्ति, हिंदी में आपको दिया था पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही था। तो 5 क्वेश्चन हो गए। जिसके ये ऑप्शन सही आ रहे हैं उसके क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का 20%, ए माइनस बी का 50% है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? अनुपात समानुता आपके कोर्स में था, उसी में से इक्वेशन दिया था 7:3। इसका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल है, 7:3। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीती थी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो दिसंबर 2003 में आयोजित की गई, 24 में आयोजित की गई थी। उसके विजेता कौन थे, ये यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। ये ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई थी? मुंबई ने इसको जीता था। ठीक है, उसके बाद में आप आगे आते हैं 8 नंबर में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? बिल्कुल सीधा प्रश्न था, 10.41%। अपना जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। यहाँ पे आपके 10.40 दे रखा था, बी ऑप्शन सही था आपका। यहाँ आपको 10.40 दे रखा था, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो था वो यहाँ पे सही था। ठीक है, फिर चलते हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखो भारत का संविधान लागू कब हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। एक तो ये कहते हैं लागू और एक कहते हैं अपनाया। जब मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी उसमें स्पष्ट ये चीज पढ़ाई थी कि 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे और उसके बाद में संविधान सभा समाप्त हो गई थी। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 जो है आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसने 26 जनवरी 1950 किया उसका गलत है भाई। ठीक, क्यों रहेगा? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे और संविधान सभा ने उसको उसी दिन अधिक अंगीकृत कर लिया था, अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, गणित का प्रश्न था आपके। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अपने सही रहे। हाँ, 10 नंबर देखो किसका है, गणित का क्वेश्चन है। गणित का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 616 रुपए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में 616 का अंतर है। आपको वो धनराशि बतानी थी जिसपे ब्याज लगा, यानी आपको क्या ज्ञात करना था? आपको मूलधन ज्ञात करना था। आपको क्या ज्ञात करना था? मूलधन आपको ज्ञात करना था। ठीक है, कि भाई इसका मूलधन जो है वो कितना था? तो आपका ऑप्शन था 31,250 रुपए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मैथ क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसा आप करके आए वो सही है, आपने किस फॉर्मेट से किया, किस तरीके से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने ए किया या बी किया या सी किया या डी किया। ठीक है, तो आपने जिसने बी किया उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्ववाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सबसे पहले आपको तत्ववाद्य की परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर आपको तत्ववाद्य की परिभाषा याद है तो आपका था तत्ववाद्य वो होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। तत्ववाद्य जिनके अंदर तार लगे होते हैं। भाई तार लगे होते हैं तो किस में लगे होते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है, ऐसे बजाया जाता है, उसके अंदर क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ गया? बी आ गया। हो गए आपके क्वेश्चन 11। नेक्स्ट में चलते हैं अगले में। अगर आप लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा से आपको थोड़ा सही दिखेगा। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन था आपके संप्रदाय से कि राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखो जब हम हरिदास जी को पढ़ते हैं ना तो उनके नाम के आगे ही हरिदास निरंजनी लगता है। उनके नाम के आगे जब आप पढ़ोगे तो हरिदास निरंजनी लगता है। अलग संप्रदाय जो है अलग से, ठीक है, अलग स्तुति प्रकाश। तो हरिदास का नाम इसमें आएगा हरिदास निरंजनी, क्योंकि वो उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। ए ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। आपको ये टेबल दे रखी थी, ठीक है, गणित का क्वेश्चन था क्या कि दिया गया डेटा शहर एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। तो ये जो डेटा दिया गया है ये शहर एक्स के अंदर 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल जो वाहन है उनके पंजीकरण को दर्शाता है। आपको बताना था कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दे रखे थे इन डेटा के आधार पे आपको निकालना था और इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन इसमें सही था। 9000 इसका आंसर आपका
सही था, जिसने 9000 किया उसके ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर चलते हैं अपना आगे 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देखते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था। आपको जनगणना टॉपिक में, और ये बेसिक चीज थी, तो आपको क्या करना था, आपको लिंगानुपात याद करना था। 928 को दो पार्ट में बांटना था, 914 और 933, बस इसी से आपका काम चल रहा था। 914 तो हो गया शहर का, और 933 हो गया गांव का, भारत का हो गया। 928 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 914 महिला 1000 पुरुषों पर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। भाई भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता, समता, अखंडता, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, लेकिन संघ शब्द जो है नहीं पाया गया। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि अनुच्छेद 1 जो है वो उसमें कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन प्रस्तावना में कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, फिर चल, कंप्यूटर भी अपने सिलेबस में था, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का भी पूछना ही था। देखते हैं क्या पूछा कंप्यूटर से। हाँ भाई यहाँ हो गया। अब देखो कंप्यूटर से क्या पूछा है। कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर ने पूछा है कि कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। भाई जब कंप्यूटर होता है, जैसे लैपटॉप है, और उस लैपटॉप को आपको स्पीकर से जोड़ना है, और कौन सी डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे देखो स्पष्ट दे रखा है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ रहे हो। आप किससे जोड़ रहे हो, ऑडियो आउटपुट, यानी वो सिर्फ ऑडियो की बात करेगी, तो उसको जोड़ने के लिए आपको कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाएगा, तो वहां आपको साउंड कार्ड का उपयोग करना होता है। किसका उपयोग करना होता है, साउंड कार्ड का। स्पीकर से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साउंड कार्ड का, तो आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 और उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वो राशि कितनी है। देखो साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 हो रही है, और 5 वर्ष में 5910 हो रही है, तो आपको पूछ रहे हैं कि वो राशि कितनी है। किस ब्याज की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। और मूलधन आपको स्टार्ट में आपको मिश्र धन दिया गया है, समय दिया गया है, और उसके बाद में मूलधन पूछ रहा है। इसका उत्तर आपके हो जाएगा डी, 38,100। इसका आंसर डी हो जाएगा, 38,100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण में दायित्व में छूट दी गई है। ठीक है, देखो आरटीआई एक्ट जो है अपना, उसकी जो धारा 8 है, उस 8(3) के अंदर जो है वो सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान किया गया है, और ऐसी जानकारियां जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालती है वो दिए जाने पे मनाही। जैसे मान लो कि आप तो ये पूछ सकते हो कि भाई भारतीय सैनिक जो है वो कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे लगे हुए हैं, आप हमें बताइए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डाले, संप्रभुता को खतरे में डाले, वो दिए जाना इसके तहत माने नहीं है। तो 8(3) के अंदर जो है इसमें छूट दी गई है। तो आपको धारा पूछी नहीं है, सीधा पूछा था, तो ए सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखते हैं। 19 में देखो, 19 में क्या है, निम्न में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री नील मृदबांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की कम से कम 100 परीक्षाओं में ये प्रश्न आ गया, राजस्थान की कम से कम 100 परीक्षाओं में ये प्रश्न आ गया कि भाई ब्लू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री श्रीमाधोपुर के हैं भाई, आपके सीकर जिले में श्रीमाधोपुर के पास गांव है इनका, वहाँ के हैं कृपाल सिंह जी शेखावत। इन्होंने ब्लू पोट्री में इतना अच्छा काम किया है कि ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इन्होंने की है। कृपाल सिंह शेखावत, मुंडरू जो है गांव है इनका,
श्री माधोपुर सीकर के अंदर। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? भाई दादू दयाल जी, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू को। क्यों? निर्गुण संप्रदाय के से संबंधित थे, और जैसा कबीर दास जी ने वैसी साखियां वैसी ने कही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बिल्कुल ये रहो। ठीक है, तो देखो अगला क्या है कि जोधपुर की निम्न में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? भाई जोधपुर में एक त्योहार मनाया जाता है और उस समय एक नृत्य किया जाता है जिसमें महिलाएं क्या करती हैं कि सिर पर एक मटका रखती है और उसके अंदर दीपक रखती है और उस मटके में छेद होते हैं जिससे रोशनी चारों तरफ निकलती है। मैंने सातलवाड़ी और आपका क्या बोलते हैं नागौर के उस सुल्तान की एक कहानी बताई थी आपको जब मैंने जोधपुर का इतिहास पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपको एक त्योहार की बात हुई थी, गुड़ला त्योहार। कौन सा त्योहार? गुड़ला त्योहार। गुड़ले खां जो नागौर का मुस्लिम था, वो लड़कियों को उठा ले गया था और राव सातलदेव जो है उसने उसका सर काट के लड़कियों को दिया था, फिर लड़कियां उसके साथ खेलने लगी, उस सर को मटके की तरह उछाल रही थी, और उसी समय से वहां पे गुड़ला नृत्य शुरू हो गया। तो आपके ऑप्शन सही था, गुड़ला नृत्य आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, जो कहाँ पे मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लूणी नदी अंततः निम्न में से किस में जाकर मिलती है? भाई लूणी नदी जो है वो आखिर में अपना जल कहाँ डालती है? तो हिंद महासागर, चंबल नदी, कच्छ का रण, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि लूणी नदी राजस्थान की मरु गंगा है, उसमें बहती है, मध्य उसमें मरु में बहती है, बालोतरा तक खारी होती है, फिर मीठी होती है, पुष्कर में बरसात होती है तो यहाँ बाढ़ आती है, वो सारी चीजें पढ़ते आए हैं। तो फिर उसके आगे का क्या आ जाए? बंगाल की खाड़ी तो हिंद महासागर आने से रहा, कच्छ का रण कहाँ विलुप्त हो गया है? अंत्य प्रवाही नदी है, अब जल जो है वो कच्छ के रण में डालती है। फिर है 23 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे। आप तो कभी जयपुर गए हो तो NWR लिखा हुआ मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। पढ़ता कौन है? देखता कौन है उसको? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, ठीक है, एक का ही है। पर जो रेलवे के 16 खंड हैं उनमें से एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उत्तर पश्चिमी NWR जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका? जयपुर में। कभी भी जाना तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ बड़ा सा। फिर उसके बाद में आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं? भाई बड़े सीधे प्रश्न आए थे, जिस तरह से जिस लेवल की हम बात कर रहे थे कि बहुत ही टफ लोग बता रहे थे, कोई इतने टफ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। 24 नंबर है, राजस्थान में जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई जनजातीय समुदाय में क्या करते हैं कि एक सुई लेते हैं और सुई लेके उस अंदर जो है वो अपने त्वचा के अंदर काले कलर को डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदना। लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के टेटू बनवाते हैं। ये पहले जनजातीय समुदाय में थी, लेकिन आज हर वर्ग जो है, नए युवा वर्ग प्रत्येक के जो है वो टेटू कहीं ना कहीं आप ली जाएगा। तो जो टेटू बनाने की जो कला है उसको क्या कहते हैं? गोदना कहते हैं। यही इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो 24 में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 24 में ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। उसके बाद में 25 में कह रहा है निम्न में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? देखिए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान में है, और आपको यहां से याद रखना था कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील मैंने आपको बताई थी कौन सी? जयसमंद झील। कौन सी बताई थी? जयसमंद झील। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जयसमंद झील सही था। ठीक है, तो 25 नंबर का हो गया। अब आप चलते हैं आगे। ठीक है, एक बार भाई इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, और इतने तो हमें जो है वो आशा करनी चाहिए थी भाई ऐसे क्वेश्चन तो आने ही है। बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि 10th लेवल का है तो फिर बिल्कुल ईजी प्रश्न आ जाए, फिर आप ये कह देते कि भाई पेपर बहुत ईजी आ गया और घोड़े और गधे सब बराबर हो जाते हैं, वही वाली स्थिति बन गई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। देखो प्रश्न सीधा पूछा है इन्होंने। इन्होंने यही कहा कि राजस्थान में जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है वो कौन सा होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट उसके अंदर आता है। सीधी सी बात है। हाई कोर्ट तो जिला स्तर पे होता नहीं है। कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फैमिली कोर्ट, ये सब अलग बात है। ठीक है, तो सीधा था कि जिला न्यायालय, जिला स्तर पे कौन सा होगा, जिला न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट एंड जिला एवं सत्र न्यायालय, इसके ऑप्शन सही था। ठीक है, फिर चलते हैं कि ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। हम जब खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार की चीजों को का पाचन करते हैं। तो यहाँ ये एक पूछा था कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है अपने आमाशय में। ठीक है, ये जो क्या करता है, ये आपके प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन इन्होंने दिया था कि कमरे के तापमान पर जो तरल अवस्था में रहती है वो धातु कौन सी है। हमने काफी बार पढ़ रखा है, पारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये था जिसे आसानी से चाकू से काटा जाए वो धातु कौन सी है, तो हमने खूब पढ़ा है सोडियम। उष्मा का सर्वोत्कृष्ट चालक कौन सा है, चांदी। और उष्मा का कुचालक कौन सा है, सीसा। ये ऑप्शन हो गया, मिलान कर लीजिए। ए में क्या आ रहा है, 2, बी में क्या आ रहा है, 1। ए में 2, बी में 1। ठीक है, सी में क्या आ रहा है, डी। सी में आ रहा है 4 और सी में 4, ये यहाँ आ रहा है। आपका डी ऑप्शन मिल गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। हमने पढ़ा था पंचगौरव योजना। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा टफ तरीके से पूछ लिया, थोड़ा सा इस तरीके से पूछ लिया कि हमें टफ लगे। इन्होंने कहा कि भाई पंचगौरव योजना में जयपुर में टूरिस्ट के लिए किसको चुना गया है, तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जयपुर में चुना गया था आपके आमेर दुर्ग को। किसको चुना गया था, आमेर दुर्ग को चुना गया था। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके। जनगणना से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, देखो सीधे से। हाँ, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात पुरुषों और महिलाओं की संख्या में सबसे कम दर्ज किया गया। अभी तो पहले पिछले क्वेश्चन में तो पूछा था आपको शहरी लिंगानुपात, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस जिले का लिंगानुपात सबसे, तो भाई धौलपुर जिले का, जो हरियाणा के ज्यादा नजदीकी है ना, उधर के जिलों का लिंगानुपात कम है। ठीक है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं, तो भाई खेतड़ी महल जो है, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी इसमें से आएगा। खेतड़ी महल जो है उसको क्या कहते हैं, राजस्थान का झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। अजीत सिंह जी ने बनाया था, स्वामी विवेकानंद जी आए थे, कई बातें इनसे जुड़ी हुई है। फिर है 32, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला जो है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं अपन। फिर आता है राजस्थान सरकार के निम्न विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है। देखो नगर पालिकाओं से संबंधित अगर हम विभाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीधी सी आपको एक ही चीज याद रखनी थी कि हम किसके अंडर में बात कर रहे हैं, स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात कर रहे हैं, और उसके लिए विभाग भी स्वायत्त शासन विभाग ही होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो गया आपका स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग, सी ऑप्शन सही है। जाबर सिंह खर्रा, आपको पता होना चाहिए इसके मंत्री कौन है, जाबर सिंह खर्रा जो है वो इसके मंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। फिर उसके बाद में आते हैं 34 में। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार हैं, तो नानू राम जो है वो शेखावटी के विख्यात कलाकार है। ऑप्शन सी ही इसमें राइट होने वाला है। फिर चलते भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं
प्रकृति के होते हैं। हम पढ़ते आए हैं 2 प्रकार के, एक अम्लीय एक क्षारीय, ठीक है। तो जो नीले को लाल कर देते हैं वो तो होते हैं अम्लीय, जो लाल को नीला कर देते हैं वो तो क्षारीय, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज अपन हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही था, अम्लीय है इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। फिर है निम्न नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भाई नदियों के द्वारा जो अवसाद बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा होती है सबसे उपजाऊ होती है, हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, बी आंसर आपका सही था। मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। फिर उसके बाद में आगे देखो, मार्च 1949 में वृत्तर राजस्थान का गठन निम्न में से किस राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? देखो 30 मार्च 1949 को हम राजस्थान का गठन मानते हैं, 30 मार्च 1949 को, और 4 बड़ी रियासतें उसमें शामिल हुई थी। जयपुर को उस समय राजधानी बनाया गया था, और वो रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। उसके बाद में 38 में है कि एक गणित का क्या आ गया कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत बढ़कर 2 रन औसत बढ़ गया। उसकी 21 पारियों का औसत कितना होगा? तो भाई देखो सीधा सा क्वेश्चन था, औसत से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आपके डी ऑप्शन सही था, 44 रन इसका ऑप्शन सही रहने वाला था, 44 रन। 44 रन इसका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। फिर उसके बाद में हमने देख लिया 44 रन। फिर उसके बाद में देखो 39 नंबर, राजस्थान के बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाए। तो घड़ियाल कहाँ पे है? आप खूब पढ़ते आए हो कि घड़ियाल राजस्थान में किस जगह पे है? चंबल नदी में। चंबल नदी कहाँ पे है? कोटा। कहाँ पे खोला जाएगा? घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? कोटा में खोला जाएगा। फिर आगे चलो, आगे देखो क्या है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है अगला। हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? तो अकबर के सामने का जो युद्ध था हल्दी घाटी का, सॉरी, उसमें महाराणा प्रताप के सामने कौन लड़ रहा था? मान सिंह। तो अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह ने किया। ए ऑप्शन सही है आपका। फिर है निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? देखिए अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2 राज्यों में है, एक आपका केरल प्लस तमिलनाडु। यहाँ क्या ऑप्शन दे रखा है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपके केरल। आपके ऑप्शन क्या दे रखा है? केरल। तमिलनाडु तो ऑप्शन में नहीं है, दोनों राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फिर 42 में है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करो। हमने अरावली पर्वतमाला को पढ़ा है, तो हमने पढ़ा कि भाई गुजरात से शुरू हुई, फिर राजस्थान में गई, फिर हरियाणा में गई, फिर दिल्ली में गई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 में। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी हरियाणा का नाम नहीं है, तो इसको काट दो आप, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, बी ऑप्शन आपका हो गया सही। फिर है 43वां, अप्रैल 2025 में किससे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो क्या बनाया गया? डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, और ऐसा करने वाली पहली महिला होगी। तो ऑप्शन ए सही था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, पूनम गुप्ता। मैंने आपको जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करवाए थे उनमें मैंने स्पष्ट तौर से ये कराया था, ठीक है। पूनम गुप्ता प्रथम महिला थी जो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बनी है। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो 4, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 44 आपको कह रहा है 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। यार इससे भी ज्यादा ये इसलिए प्रसिद्ध था, आपको एमसीक्यूज में करवाया गया था, ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें राजस्थान जो है उनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, डॉक्टर रामनिवास जिनका नाम था। 45वां क्वेश्चन देखो, वह गुण जो F1 पीटी में स्वयं को प्रकट करता है। जो गुण प्रभावी होते हैं वो F1 पीटी में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो गुण क्या कहलाते हैं? प्रभावी। ए ऑप्शन आपका
सही है। गुण कौन से कहलाते हैं? प्रभावी गुण कहलाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है। और उस जगह का नाम क्या है? डबोक एयरपोर्ट। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? कौन सी अनुसूची का में संघ सूची का उल्लेख किया गया है? हमने आपको अच्छी तरह से पॉलिटी में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि भाई 7th शेड्यूल जो है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों का उल्लेख दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 7 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होना था। ठीक है, फिर 48 का क्वेश्चन था कि एक होज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, पूरे भरे हुए होज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? भाई 6 घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरता है, लेकिन एक दरार है उसमें, उसके कारण उसको भरने में 6 घंटे और अधिक लगते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर था बी, 22 सही 1/2 घंटे। 22 सही 1/2 घंटे। ठीक है, 49वां था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में हमने पढ़ा समानता का अधिकार, और उसी के तहत हमने नंबर को पढ़ा था कि वो विभिन्न प्रकार के विभेदों का प्रतिषेध करता है। विभिन्न प्रकार के विभेदों का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आएगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 आपका सही रहेगा। फिर आता है 50, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्न में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? भाई देखो, वाटरमैन ऑफ राजस्थान के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अलवर के में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, राजेंद्र सिंह। ठीक है, जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है आपका। फिर वापस जनगणना से क्वेश्चन आ गया। भाई जिसने जनगणना अच्छी तरह से याद करी थी, 4 क्वेश्चन उसके सही हुए हैं इस सीरीज में। जिसने जनगणना अच्छी तरह से पढ़ा था, 4 क्वेश्चन जनगणना से आए हैं इसमें। ठीक है, चल देखो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त का चुनाव कीजिए। कोई 2011 में जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, पिछली जनगणना की तुलना में क्या हुआ है? घटा है, उतना ही रहा है, बढ़ा है, किसी तरीके से कहा नहीं। तो बताओ भाई क्या रहा है? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पिछली बार जो था 165 था, अब की बार है 200। तो ये क्या होगा? बढ़ गया। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? सी सही आएगा। क्या है? पिछली जनगणना की तुलना में अब की बार जनगणना तो है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक है, 52 था, निम्न में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि ये गंभीर नदी नहीं है। गंभीरी और गंभीर दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी है सहसा। गंभीर की सहायक नदी है सहसा, और गंभीरी की है बेड़च, काली सिंध बेड़च वाली, वो गंभीरी की है। और यहाँ क्या आएगा? सहसा। फिर 53 नंबर है डिबगिंग। क्या? डिबगिंग में जो है एक कंप्यूटर प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उनको ठीक करने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। ये ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर में जो है वो त्रुटियों का पता लगा के उसको ठीक करने की जो प्रोसेस वो क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 और 55 को देखो। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, घंटियों का शहर कहते हैं? झालरापाटन झालावाड़ जो है उसमें इतने मंदिर हैं कि सुबह सुबह घंटियां बजती है, तो चारों तरफ घंटियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं उसको। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? भाई सबसे कम वन आवरण कहाँ पे है? तो आपका सबसे, हमने जब आपको रिपोर्ट पढ़ाई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाई थी, उसमें पढ़ा था हमने सबसे कम वन आवरण कहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चूरू में। सबसे कम कहाँ? चूरू में।
चूरू में जंगल है ही कहाँ। फिर देखो आगे अगला है, निम्न में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है। भाई मिट्टी का अपर्दन क्षरण की हम बात करते हैं ना, तो इसमें से का सिम्टम्स नहीं है। अधिक मृदा लवणता, मृदा अपर्दन में बढ़ोतरी, रुद्ध रासायनिक विषाक्तता, अधिक ह्यूमस की मात्रा। देखो ह्यूमस बढ़ेगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, तो डी इसमें सही आएगा। ऑप्शन क्या सही आएगा, डी आपका इसमें बिल्कुल सही आने वाला है। फिर है 57 सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना। देखो सिद्धमुख नोहर परियोजना की बात हो रही है, मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो सिद्धमुख नोहर परियोजना से जो है वो हनुमानगढ़ और आपका जो चूरू जिले हैं उनको फायदा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है, हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं उनको सिद्धमुख नोहर परियोजना से फायदा होता है। फिर है किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकारी का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। देखो हम कम से कम जब भी चित्रकला पढ़ते हैं तो ये नाम, एक तो पिछवाइया और एक दो नाम तो जरूरी पढ़ते हैं। तो ये थी आपके राजा सावंत सिंह के समय की बनी ठनी, डी ऑप्शन सही था। ठीक है, इसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा, भारतीय मोनालिसा। फिर 59 राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री की हमने बात कर ली, कमला बेनीवाल, ऑप्शन डी सही आने वाला है। फिर उसके बाद में 60 है, निम्न में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरणीय अनुकूल विधि है। सूखी पत्तियां हैं उनको निपटाना है, उनको ठीक करना है, तो उसकी सबसे उचित विधि कौन सी है। खाद बना लो, जला दो, प्लास्टिक की थैली में फेंक दो, नदी में फेंक दो। ठीक है, ये अपने देखना है कि भाई आपके लिए सहूलियत क्या है। भाई जैसे मान लो कि आपके पास पड़ी, आपने फेंक दी तो ईजी होगी। तो पर्यावरणीय दृष्टि से देखना है तो खाद बनाना, क्या है, खाद बनाना। क्या है ऑप्शन में आपके, खाद बनाना सबसे उचित विधि, ऑप्शन ए। अब आ गई आपकी हिंदी, अब आ गई आपकी हिंदी। अब देखो हिंदी में कैसे करना है। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। आपको शुद्ध शब्द बताने थे, तो मुहूर्त, विवाहित, शूर्पणखा, पैतृक और स्वस्थ। देखिए ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द सही हैं। क्यों, मुहूर्त में जो है ऐसे आएगा आपका। ठीक है, तो दो शब्द आपके सही है, सी और डी। यहां देखो इसमें कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी है, केवल सी और डी सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, दिए जनता को सरकारी निर्णयों की से अवगत कराने के में निम्न में से किस रूप का प्रयोग किया जाता है। भाई जब सरकार का कोई निर्णय है और उस निर्णय से जनता को अवगत कराना है तो प्रेस नोट जारी करते हैं। आपके क्या आता है, प्रेस नोट जारी होता है आपके, तो प्रेस विज्ञप्ति आप देखते हो, आपके क्या आता है, प्रेस नोट आता है, तो वो प्रेस विज्ञप्ति इसमें आएगा ऑप्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 63 कह रहा है कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। कृतज्ञ दो शब्द आते हैं, एक आता है कृतज्ञ और एक आता है कृतज्ञ। जो मानता है किए हुए उपकार को, जो नहीं मानता, एक साथ शब्द आते हैं। जो किए हुए उपकार को मानता है वो तो कृतज्ञ, और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ। तो यहाँ पे आपको पूछा था कृतज्ञ का, तो किए हुए उपकार को मानता हो, डी ऑप्शन सही है, जो किए हुए उपकार को मानता हो। ठीक है, सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, तो भाई सह उपसर्ग है, सह प्लस अनुभूति, ए और ए मिलके आ हो गया, सहानुभूति हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद तो आगे ये तत्सम शब्द दे रखे हैं, इनको तद्भव शब्द में मिलान करना था। गोदुम का मतलब होता है गेहूं, नव का मतलब होता है नो, अश्रु का मतलब होता है आंसू, सूची का मतलब होता है सुई। बस मिल गए, गोदुम का गेहूं,
नौ का मतलब नो, अश्रु का आंसू और सूची का सुई। देखो ऑप्शन ए में क्या आया 3, बी में क्या आया 1, ए में 3, बी में, ए में 3 है, ए में 3 2 में है और बी में 1 ही रहा। ठीक है, बस आपका बी ऑप्शन मिल गया। सी में 2 आ गया और डी में 4 आ गया। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला था। ठीक है, मासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इक, लास्ट में शब्द इजी आ रहा है, इक प्रत्यय है। ठीक है, तुत्ती बोलना, भाई उसकी तो तुत्ती बोलती है, यानी उसकी तो धाक जमी हुई है, उसकी तो क्या जमी हुई है, धाक जमी हुई है। डी ऑप्शन सही आएगा कि उसकी तो उसके नाम की तुत्ती बोलती है। 68 नंबर देखो, 68 नंबर में क्या है, 68 नंबर में क्या है, 68 नंबर आपको कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, निकट भूतकाल की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री थे, चांद अभी निकला है। ठीक है, मनोज कल पुस्तकालय गया था, बस तीव्र गति से, इसमें से ऐसी घटना कौन सी है जो अभी अभी हो गई, तो वो घटना कौन सी थी कि चांद निकला, अभी अभी चांद निकला है, चांद अभी अभी निकला है, ऑप्शन सही आएगा। 69 में है अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो भाई अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, ऑप्शन आपका सी सही आएगा। अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना। फिर आता है संधि विच्छेद, पूछा था, किसका पूछा था संधि विच्छेद, जगन्नाथ का। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है सी, जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि है जगत प्लस नाथ, सी ऑप्शन सही होगा आपका। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट, अर्थ होता है विज्ञापन। फिर उसके बाद में निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान अपने को लगाना था, शुद्ध वाक्य का चयन करना था। मेरे को संगीत सुननी पसंद है, शुद्ध नहीं है, क्लियर हो गया। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी नहीं, प्रतीक्षा की। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये ठीक लग रहा है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, कसरत करते हैं, रियाज करते हैं या अभ्यास करते हैं। कसरत तो लड़ाई करने की, जो कुश्ती लड़ने की होती है, तो सी ऑप्शन आपका सी आएगा कि काशी नगरी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। फिर है श्री गणेश, श्री गणेश शब्द का होता है प्रारंभ करना, और इतिश्री, इतिश्री होता है समाप्त करना, विलोम शब्द हो गया सी। चौथा, निम्न वाक्यों में से किसी अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, तो इसमें एक ऑप्शन था कि रोहन रो रहा है, रोहन रो रहा है, बी ऑप्शन इसमें सही आएगा। अकर्मक क्रिया है रोहन रो रहा है। फिर 75 नंबर देखो, 75 नंबर कह रहा है दरवाजे पर कौन है, क्वेश्चन क्या था, दरवाजे पर कौन है। उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, कौन क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क है, तो ऑप्शन आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद में देखते हैं, इधर आते हैं, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची पूछा था भाई, जलज है, सरोज है, पंकज है, मनुज यानी मानव होता है। मनुज यानी मानव होता है। तो इसके अंदर आपके मनुज गलत था, ऑप्शन डी आपका गलत था। 77 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, ओलपिन, टिकट, अक्कल, लेकिन हम लोटा शब्द यूज करते खूब, डी ऑप्शन इसमें सही आएगा। 78, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो व्यक्ति विशेष है, जैसे गंगा, हिमालय, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, एक ही चीज है, रामचरितमानस, ठीक है, लेकिन धनवान, धनवान शब्द एक से अधिक के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही आएगा कि जो धनवान शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सी ऑप्शन सही आएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण क्या, ऐसा विशेषण जो किसी की गुण बता रहा हो, देखो क्या है,
महंगाई में शेर भर दूध भी घी खरीदना मुश्किल है। मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है। टमाटर की विशेषता कैसी बता दी? लाल। नीलिमा के पास चमकीले कपड़े हैं। कैसे कपड़े हैं? चमकीले। विशेषण हो गया। गुण बता दिया। कश्मीरी सेब लाल होते हैं। सेब कश्मीर के सेब कैसे होते हैं? लाल होते हैं। तो तीनों के अंदर क्या बताया जा रहा है? इन तीनों के अंदर आपको बता रहा है गुण। तो गुणवाचक विशेषण है। लेकिन आपका ए नंबर क्वेश्चन है उस ये कह रहा है कि महंगाई के जमाने में शेर भर दूध खरीदना भी मुश्किल हो गया। तो मतलब यहाँ गुण की बात नहीं हुई है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं 80। निम्नलिखित गुण में गुण संधि का उदाहरण है। तो महोत्सव डायरेक्ट लिख लो आप, महा प्लस उत्सव। ठीक है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट में। हाँ अब देखो 81 से आ गई आपकी अंग्रेजी। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। देखो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असिस्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। भाई एक असिस्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना था। सेंटेंस था कि आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हम डायरेक्ट देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा इसका कि आई एम नॉट हैप्पी। नेगेटिव बनाना था ना, आई एम नॉट हैप्पी दैट आई एम नॉट अर्निंग नाउ। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव बनाना था, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हमारे गुरुजी ने आपको अच्छी तरह से इसको समझाया था। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड मेमो। भाई मेमो शब्द के लिए आपको अच्छा वाला शब्द बिल्कुल सही शब्द देखना था। ज्ञापन आएगा, हमने उसको मेमो यानी ज्ञापन। ठीक है, फिर उसके बाद में है 83। देखो 83 में क्या है? 83 में क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको सेंटेंस दिया हुआ था, उसको आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, बस है। तो सेंटेंस क्या है कि 3 आर्म्ड मैन बैर्ज्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन, यानी पास्ट टेंस है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कक्ष में जबरदस्ती घुस गए, पास्ट था। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आगे 84। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट में दे रखा है, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना था। सेंटेंस था कि ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। तो बी ऑप्शन सही था इसमें। ही आस्क्ड व्हाट आई हैव बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। यस्टरडे नाइट को किस में यूज किया गया? चेंज किया गया, यस्टरडे को प्रीवियस ने। फिर आगे इधर आ जाइए आप। ये हो गया आपका 84 में बी। 84 में क्या आ गया? बी आ गया। फिर 85। 85 कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ। मेरे विचार आ जाना चाहिए। यही हिंदी में आपको शब्द दे दिया, हिंदी में आपको सेंटेंस दे दिया और आपको कह रहा है उसकी क्या बनाइए जी, आपको ट्रांसलेट करनी थी। ठीक है, तो मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। आई थिंक दैट यू शुड कम सून एज पॉसिबल। बी ऑप्शन सही आएगा। आई थिंक दैट यू शुड कम हियर एज सून एज पॉसिबल, कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे जाना चाहिए। फिर 86 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस चूज प्रोवाइड। भाई आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से बिल्कुल सही शब्द आपको लगाना है। तो ये कह रहा है कि यू मे प्ले विथ माई पैट। आप मेरे डियर के साथ खेल सकते हो, ठीक है, लेकिन बट माई डियर बॉय डू नॉट कॉज एनी हार्म टू इट। आप मेरे डियर के साथ खेल सकते हो लेकिन मेरे प्रिय पुत्र को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा सी, डियर और डियर। ठीक है, पहले में डियर आ जाएगा DER, दूसरे में DEAR। फिर 87 में देखो, 87 क्या कह रहा है? देखो 87 आपका कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस गिवन चूजिंग द
अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइड। ठीक है, एडल्ट्स नो मोर हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इन पब्लिक। देखो एडल्ट्स नो मोर, देखो मच जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए मनी आता है, जो अनकाउंटेबल हो जाता है जहाँ पे उसके लिए आ जाता है मच। ठीक है, तो ए आएगा इसमें। ठीक है, फिर है एटिएट एडिवेंट इन द ग्रामेटिकली मोर अप्रोप्रिएट सेंटेंस बिलो। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से आपको ग्रामेटिकली जो है मोस्ट सेंटेंस देखना है। आई हैव सीन नेवर सच एज ब्यूटीफुल सनसेट, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, आई सीन नेवर, आई नेवर, ये बी आएगा इसमें। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। फिर आगे चले, अगला है आपका which of the following sentence following is the correct transformation of the given interrogative sentence into a assertive sentence। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया, प्रश्नवाचक आपको जो वाक्य दिया गया उसको आपको असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इज नॉट विर्च्यू इज ओवन रिवार्ड। ठीक है, ऑप्शन आएगा विर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। आरएस में भी ये सेंटेंस ऐसे कैसे आया हुआ है। ठीक है, विर्च्यू इज ओवन रिवार्ड। ठीक है, fill in the blanks by choosing the correct option। I saw रोहित a correct last Sunday, on आएगा इसके अंदर। ठीक है, fill in the blanks by choosing the most appropriate answer from the option given below। he hinted that he some pocket money, he hinted that he some pocket money कौन सा tense है, past tense है, past tense में second form आती है तो wanted। ठीक है, फिर उसके बाद में 92 choose the correct passive form of the given sentence from the option provide। the lawyer gave Arun details of his uncle's will। इसको आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना था। सी ऑप्शन सही है, अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स बाय विल बाय द लॉयर्स। अरुण ने जो है वो अंकल को आप लॉयर्स को अंकल की जो विल्स थी वो दी। ठीक है, फिर उसके बाद में चले आगे, इधर देखो उसके लिए इंग्लिश थोड़ी सी हम कह सकते हैं टफ थी, क्योंकि नहीं आती जिसको नहीं आती, और आती है उसको ईजी थी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा मार्क हम कह सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी नहीं आती, बात वहीं की वहीं अड़ती। फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंस चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मतलब सेंटेंस चेंजिंग थी यहाँ पे। तो इट लुक्स वेरी ओड, हाउ ओड इज लुक्स, इट रियली इज ओड, ओड इज लुक्स वेरी ओड नाइट। ठीक, इट लुक्स वेरी ओड, इसको किस में बदलना था, एक्सक्लेमेटरी, हाउ ओड इट्स लुक, ए ऑप्शन से आएगा, हाउ ओड इट्स लुक। फिर 94 था कि चूज द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम द फ्लो। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स इसमें आएगा। फिर उसमें 95 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 है, फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। एयर पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली, इज द सीरियस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज द सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली। तो द इसमें जो है वो आर्टिकल यूज होगा। भाई कौन से आर्टिकल का यूज हुआ, द आर्टिकल का यूज हो गया इसका। अब वापस आपकी इंग्लिश चली गई, जिनको इंग्लिश बुरी लग रही थी, जैसे मुझे भी लग रही थी, वैसे आपको भी लग रही होगी, जिनको नहीं आती उनको, तो वो चली गई। को वापस जी किया गया, निम्न में से किस राजस्थानी गायिका ने मार्ड शैली लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। तो बहुत सी मार्ड गायिकाएं राजस्थान में रही हैं, उसमें से यहाँ एक नाम था गौरी देवी। ठीक है, फिर है कि जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे, व्यवहारिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लिखते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ आपको फाइल अटैच करने का उपलब्ध मिलता है, वहाँ इमोजी जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ आपको रीसेंड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प उसके अंदर अवेलेबल
नहीं होता। यानी आप उस टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते, आप फाइल अटैच कर सकते हो, इमोजी जोड़ सकते हो, यहाँ तक कि आप जो है उसको रिसेंड भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। बेसिक चीज़ें जो ईमेल भेजते हैं उन। फिर है अगला, राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? देखो रामपुरिया हवेली की बात करें, ये रामपुरिया हवेली आपके बीकानेर में, कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? अब देखो ऑप्शन देखो, राणा प्रताप, राज सिंह, मान सिंह और राणा सांगा। देखो प्रताप को तो हमें पता है अच्छी तरह से, भाई अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी, और अकबर के साथ लड़ाई लड़ी तो वो तो लड़ ही नहीं सकता। राजा मान सिंह जो है वो अकबर का सेनापति था, तो यहाँ भी बात खत्म होगी। राणा सांगा जो है उसने तो बाबर के साथ लड़ी, तो बच गया कौन? महाराणा राज सिंह। आपको जो मैंने जसवंत सिंह पढ़ाया जोधपुर वाला, उस समय मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। और आपको जब आपको रूपमती और उसकी सॉरी किशनगढ़ की राजकुमारी की आपको कहानी सुनाई थी, क्या बोलते हैं, चहल कमर वाली, वो चुंडावत मांगी सेनानी वाली, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको राज सिंह का उल्लेख किया था। तो राज सिंह औरंगजेब दोनों समकालीन थे इनके बीच में, ठीक है। फिर अगले में चलते, अगला है कि सौरभ ने दो वस्तुएं 680 और 820 में खरीदी। पहली वस्तु पर 5% हानि हुई, दूसरी पे 15% लाभ हुआ। सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। भाई एक वस्तु जो है, जैसे यहाँ पे आपके है 680 में खरीदी, और दूसरी उसने खरीदी 820 में। इस पे इसने क्या किया, 5% की हानि हो गई, और इस पे इसको क्या हो गया, 15% का लाभ हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता करना था कि भाई इसके अंदर दोनों में इसको एग्जैक्ट क्या हुआ, तो आपको पहले तो आपको ये खर्चा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये कितने में बेची, ये कितने में बेची, वो जोड़नी पड़ेगी, और फिर फाइनली निकालना था। तो 5.86% इसका ऑप्शन आएगा। इसको लाभ हुआ, इसको फायदा हुआ 5.86%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखने वाली थी, राजस्थान में साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता क्या पे है, तो भाई कोटा में है। और देखते ही सब कंफ्यूज, यार कोटा तो ऑप्शन में नहीं है, उसने सर्वाधिक दिए गए विकल्पों में से सबसे ज्यादा कहा है, तो तीसरा नंबर झुंझुनू का आता है। थर्ड रैंक किसकी आती है? झुंझुनू की आती है। तो ऑप्शन आपका जो है वो ए सही आएगा, ठीक है। फिर है ए, बी और सी ने क्रम से 36,000, 40,000 और 48,000 का निवेश करके साझेदारी में व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 62,000 का लाभ हुआ। तो ए और सी के लाभांश में क्या अंतर है? देखो साझा का क्वेश्चन था, सीधा सा क्वेश्चन था, साझा में सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं। 6,000 आंसर आ जाएगा उनके, ए और वो 6,000 आ जाएगा। फिर 103 देखो, निम्न में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? रोइडा, ये तो अच्छी तरह से पता है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैंने नोट्स में भी डाला था, ठीक है, कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। फिर देखो आगे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी है, ओपेरा और गूगल क्रोम तो अपन यूज करते हैं, लेकिन कंपोजर नहीं होता, ये कंपोज करने के काम आता है, ठीक है। कंपोजर नाम का कोई वेब ब्राउजर नहीं होता। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्न में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? भाई सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया BADP चलती थी पहले, एक स्कीम चलती थी BADP, 7वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार द्वारा इसको चलाया गया था, और गृह मंत्रालय इसको मॉनिटर करता था। लेकिन अब इसको कर दिया बंद, तो सरकार ने कहा कि भाई यहाँ बंद कर दिया, तो बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए हम एक स्कीम चलाएंगे। उस स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सरकार ने बजट 25-26 में किया था। अनुच्छेद सॉरी आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। फिर उसके बाद में 107 नंबर में था, ऊपर ले लेते थोड़ा सा,
हाँ 160 कह रहा था, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्न में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भाई जो लोग PPT बनाते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, डी, कंट्रोल अल्टर प्लस डी का प्रयोग उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद में देखो, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया? देखो इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा इन्होंने। कैसे घुमा के पूछा कि जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, उसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, और उसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तो फिर राजस्थान से भी मुख्यमंत्री है, और राजस्थान से जब मुख्यमंत्री सदस्य हैं तो फिर मुख्यमंत्री गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर आगे देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? देखो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, डी ऑप्शन सही आएगा। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, और बांसवाड़ा में भी आपको देखो कितना घुमा के पूछ लिया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है राजस्थान निम्न में से किस गांव में स्थित है? गांव का नाम पूछ लिया, उमरई, उमराई, उमराई नामक गांव है, और ये गांव कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। मध्यकाल के बाद और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्न में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं रही? देखो मध्यकाल मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के बाद की बात कर रहा है, पगड़ी अस्तित्व में आई, और पगड़ी जब अस्तित्व में आई तो उसके बाद में अलग अलग प्रकार की पगड़ी रही, उदयशाही रही, अरिशाही रही, अलग अलग प्रकार की पगड़ियां रही, लेकिन पोमचा नाम की कोई पगड़ी आज तक नहीं हुई। तो महिलाओं के ओढ़ने का वस्त्र होता है जिसे पीला पोमचा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आएगा। फिर राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है भाई? और राजस्थान के शिक्षा मंत्री पूछा था, सबसे इजी वर्सन है, सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं, मदन दिलावर, ठीक है। फिर उसके बाद में चलते हैं। कह रहा है कि राम, अजय और असलम का मासिक वेतन 1/15, 1/10 और 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रम से 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा? भाई सीधा अनुपात समानुपात से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, जिसको गणित नहीं आती है उसके लिए टफ क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन आएगा बी, 22, 33 और 60, 22, 33 और 60। 114 कह रहा है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बागड़ी बोली। बागड़ी हमने बोलियां पढ़ी है, उसके अंदर पढ़ा अच्छी तरह से। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तो उनका LCM 210 है, तो HCF क्या होगा? 7 होगा। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका LCM 210 है, तो HCM कितना होगा? 7 होगा। 116 कह रहा है कि 128 का 5, 8वां 80 के 4, 5 में कितना प्रतिशत अधिक है? 128 का 5, 8वां 80 के 4, 5 में से कितना परसेंट अधिक है? 30% ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। चलो आगे 117वां देखो, 2,50,000 पर 15 महीने का 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन आएगा 39,327 रुपये। कितना आएगा? 39,300। लास्ट जो है वो पेज देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करे, ये मौलिक कर्तव्य में आएगा। फिर है कि कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि लौटने में 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? शांत जल में नाव की गति है आपकी 35। सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही आएगा। और अंतिम है, ने एक वस्तु 800 में खरीदी, 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया,
15% लाभ के साथ सी को बेच दिया, सी ने उसका कितना मूल्य चुकाया है, ठीक है, सी ने उसका कितना मूल्य चुकाया, ऑप्शन होगा 1012। तो जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, पहली शिफ्ट के जो 120 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम जो है सेकंड शिफ्ट को अब और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।